ये है साधना प्राइम न्यूज, क्योंकि सच जरूरी है। बीएसपी के दो विधायक हुए बागी, रोमी साहनी और ब्रजेश वर्मा ने संगीन आरोप पार्टी पर लगाए। कहा बीएसपी में पैसे लेकर टिकट दिया जाता है। दयाशंकर सिंह की फोटो वायरल हुई। झारखंड के देवघर में दिखे दयाशंकर सिंह। दयाशंकर सिंह के खिलाफ जारी है गैर जमानती वारंट। उत्तराखंड में एक बार फिर हुई है चीनी घुसपैठ। मुख्यमंत्री हरीश रावत ने चीनी घुसपैठ की बात को कबूल किया। सरकारी अधिकारियों के एक दल के चमोली दौरे से हुआ चीनी घुसपैठ का खुलासा। दिल्ली के छतरपुर से आप विधायक करतार सिंह के घर इनकम टैक्स का छापा। करतार की 20 कंपनियों की हो रही है जांच। 100 से ज्यादा आयकर अधिकारी जांच में जुटे। और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने एक बार फिर प्रधानमंत्री मोदी पर साधा निशाना। कहा मोदी गुस्से में हैं और बौखला गए हैं। इसके साथ केजरीवाल ने पीएम से खुद को जान का खतरा बताया। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का प्राइम न्यूज पर। मैं हूं राजीव रघुनंदन। वक्त प्राइम एजेंडा का है। यह दौर निष्ठाओं के बदलने का है। जमाना विचारधाराओं को तिलांजलि देकर राजनीति को व्यापार में बदलने का है। और बहस राजनीतिक दलों के एक दुकान में तब्दील हो जाने पर हो रही है। एक वक्त था जब राजनीतिक दलों में, पार्टियों में टिकट कार्यकर्ताओं के उनके समर्पण, पार्टी में उनके योगदान और समाज में उनकी भूमिका को देखकर दी जाती थी। वक्त बदला तो उसूल भी बदल गए। अब टिकटों की बोली लगती है। सदन में जाने के गेट पास के तौर पर टिकटों को खरीदा बेचा जाता है। खादी पहने लोग चुनाव में सिंबल पाने के लिए करोड़ों रुपए खर्च कर देते हैं। लग रहा है कि दलित आंदोलन अब दम तोड़ चुका है और अंबेडकर और काशीराम का सपना बीएसपी के मैनिफेस्टो में ही नजर आ रहा है, बस, जिसकी जमीनी हकीकत कोसों दूर है। इस बात से कोई लेना देना नहीं है, यह लगता है। और यह बात हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि एक बार फिर मायावती पर उनके ही दो विधायकों ने टिकट की बिक्री का आरोप लगा दिया है। सवालों के घेरे में मायावती है और साथ साथ पूरी सियासी जमात है जो इस मसले पर खामोश दिखाई देती है। मानो लग रहा है कि इस मुद्दे को कोई छेड़ना नहीं चाहता, कोई आंदोलन ही नहीं कर रहा, कोई प्रदर्शन नहीं कर रहा और न ही अब किसी ने चुनाव आयोग से कोई शिकायत की बात कही है। वहीं बीएसपी के बाद बीजेपी की भी बात कर लेते हैं। क्या बीजेपी वाकई दयाशंकर के प्रति वैसी कठोर है जैसी उसे होना चाहिए? एक महिला नेता पर अभद्र टिप्पणी करने वाला बीजेपी नेता, पूर्व बीजेपी नेता, पुलिस से छिपकर बाबा धाम में पूजा अर्चना करता नजर आ रहा है। क्या बीजेपी के इस नेता को कानून का सम्मान नहीं करना चाहिए? बहरहाल असली मसला यही है। और कुछ चंद सवाल, मसलन क्या अब इस देश में डेमोक्रेसी के नाम पर टिकटों की सेल चल रही है? और अगर चल रही है तो यह कब तक चलेगी? क्या यह जारी रहेगी? कब खोखले मुद्दों के दम पर भावनाओं को भड़काकर सत्ता पाने की साजिश इस देश और प्रदेश में होती रहेगी? कब तक नेता और जनप्रतिनिधि के नाम पर ऐसे लोगों को अपने देश की बागडोर हम सौंपते रहेंगे जो खुद को संविधान, कानून और देश से ऊपर समझने लगते हैं या समझने लगे हैं? आज का प्राइम एजेंडा इसी पर। बहस का आगाज करें, मेहमानों से परिचय कराएं। उससे पहले बीएसपी के दो बागी विधायकों के बयान सुन लीजिए। चर्चा ज्यादा समझ में आएगी, जिन्होंने एक बार फिर मायावती को कटघरे में खड़ा कर दिया है। हालांकि ये आरोप नए नहीं है। स्वामी प्रसाद मौर्य से लेकर अब तक, यानी रोमी और वर्मा तक, कई बार दोहराए जा चुके हैं, लेकिन कहीं कोई राजनीतिक चेतना हमें देखने को नहीं मिली। ताजा बयान सुनिए, फिर चर्चा करेंगे। हमसे कहा गया कि या तो आप पार्टी फंड में 4 करोड़ रुपए जमा करें, है ना, तो आप वहां से चुनाव लड़ सकते हैं। 6 तारीख को। कितनी देर तक ये मुलाकात चली और आपने क्या कहा? हमने कहा हम इतना पैसा देने में समर्थ नहीं है हमारी, कि हम 6 जुलाई को जब बुलाया गया हम लोग को,
तो मैंने कहा कि हम 4 करोड़ रुपए पार्टी फंड में नहीं जमा कर सकते हैं। तो उन्होंने कहा जब 4 करोड़ रुपए आप पार्टी फंड में नहीं जमा कर सकते हैं तो कैसे चुनाव लड़ेंगे, ये हमसे कहा गया। क्योंकि हम दोनों इसी पार्टी से विधायक हैं और हम देख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा सीटों में जिनको प्रत्याशी घोषित किया जा रहा है उन सभी से 2 करोड़ रुपया से लेकर 10 करोड़ रुपए तक की वसूली की जा रही है। यहाँ तक कि इस मामले में पार्टी के विधायकों को भी बख्शा नहीं जा रहा है। हम दोनों विधायकों को जिस तरीके से बहुजन समाज पार्टी की मुखिया बहन कुमारी मायावती जी द्वारा 6 जुलाई को बहन जी के निवास पर बुलाकर बहन जी एवं स्वयं एवं नसीमुद्दीन सिद्दीकी द्वारा पलिया विधानसभा के लिए 5 करोड़ रुपए एवं मल्लावा विधानसभा ब्रजेश भाई की विधानसभा के लिए 4 करोड़ रुपए की मांग। देखा आपने बीएसपी के विधायक क्या कह रहे हैं, 4 करोड़ रुपए से लेकर 5 करोड़ रुपए तक, और यह आंकड़ा 10 करोड़ तक जा रहा है। आप अंदाजा लगाइए, लोकतंत्र में यह सब हो रहा है। डेमोक्रेसी और फॉर द पीपल, बाय द पीपल, ऑफ द पीपल, जनता के लिए, जनता के द्वारा चुनी गई सरकार या फिर पार्टियों के ये हाल हैं। कई खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, परिचय कराते हैं। रविदास मल्होत्रा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, समाजवादी पार्टी के नेता हैं और अब प्रदेश की सरकार में राज्य मंत्री का दर्जा उनको है। बहुत स्वागत है मल्होत्रा साहब आपका। आज हम कई महत्वपूर्ण सवाल आपसे करेंगे कि क्यों राजनीतिक चेतना इस मुद्दे पर हमारे देश या प्रदेश में दिखाई नहीं देती। हमारे साथ ब्रजेश मिश्रा सौरभ, नेता बीजेपी, जुड़ेंगे। हमारे साथ पंकज तिवारी, प्रवक्ता नेता कांग्रेस पार्टी, जुड़े हुए हैं। पंकज जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ फैजान खान जुड़े हुए हैं, नेता बीएसपी। फैजान साहब आपका बहुत बहुत स्वागत है। खास तौर पर आमतौर पर बीएसपी में नेता या प्रवक्ता टेलीविजन पर कम बैठते हैं, जिम्मेदारी और जवाबदेही से बचते हैं, ऐसे में आपने यह हौसला दिखाया। हम जरूर आपसे कुछ महत्वपूर्ण सवाल करना चाहेंगे। फिलहाल आपका बहुत स्वागत है। हमारे साथ बहुत ही सम्मानित वरिष्ठ पत्रकार पीयूष पंत जी आज स्टूडियो में मौजूद है। पीयूष जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। हम शुरुआती टिप्पणी पीयूष जी आप ही से लेना चाहेंगे, ये क्या स्थिति है? क्या वाकई हम उस देश में रह रहे हैं जहां राजनीतिक दलों का सपना कभी 47 से जुड़कर यहां तक आता था, जहां लोकतंत्र की तमाम परिभाषाएं दी जाती हैं, जहां राजनीति को सेवा का दूसरा पहलू, दूसरा नाम समझा जाता था? यह वही उत्तर प्रदेश है या अब कुछ बदल गया है? हालत यह है बीएसपी के भीतर कि अब विधायक खुलकर सामने आ रहे हैं और फिगर और तारीख बता रहे हैं कि कब हमें बुलाया गया, कितने अमाउंट के लिए कहा गया, हमने असमर्थता जाहिर की तो फिर यह कह दिया गया कि आप चुनाव कैसे लड़ेंगे। क्या अब हमारे राजनीतिक दल इस तरीके से काम कर रहे हैं पीयूष जी? राजीव जी देखिए, आप जिस समय की बात कर रहे हैं वो जमाना बीत चुका है जब राजनीति एक आदर्श हुआ करती थी हिंदुस्तान में और जो राजनेता एक देश सेवा के उद्देश्य से राजनीति में आते थे, लोग जन सेवा के लिए वो आते थे। लेकिन धीरे धीरे देखिए आप जो है 80 के दशक के बाद लगातार और 90 के दशक के बाद खासकर जैसे जैसे अपराधीकरण बढ़ता गया, राजनीति में अपराधियों का सहारा लेता गया, लिया जाना शुरू किया गया और चुनाव जीतना ही एक मकसद हो गया, चाहे जो भी हो चुनाव जीतना है, तो फिर पैसे का और बाहुबल का और धन बल का जो है प्रभाव जो है राजनीति, पूरे देश की राजनीति में बढ़ता चला गया। और उत्तर प्रदेश की स्थिति तो बहुत बदतर होती चली जा रही लगातार जो है, और इसमें सिर्फ बहुजन समाज पार्टी ही दोषी नहीं है। हालांकि बहुजन समाज पार्टी पूरे परिदृश्य में सबसे एक पार्टी के रूप में बदनाम हो चुकी है और वहां पे ये है कि कम से कम ये सामने आ रहा है कि वही लेती है, लेकिन कमोबेश ये सारी पार्टियों में चलता है। हो सकता है कि बसपा में ये हर सीट विधानसभा सीट बिकती हो, लेकिन और पार्टियों में भी कुछ कुछ सीटें जो है निश्चित रूप से बिकती हैं, क्योंकि मैं पत्रकार हूं, मुझे पता है तमाम इस तरह की खबरें आती है कि और हर पार्टी ये करती है कि जो खासकर जो दूसरे दल से जब पार्टी में आता है और चुनाव जीतने की संभावना होती है तो वो पार्टी जिस पार्टी में वो आता है वो उससे कुछ न कुछ जरूर मांगती है कि आपको देना होगा पार्टी के नाम पे। तो ये एक जो है रोग लग चुका है, बहुत बुरी तरीके से लग चुका है। जहां तक राजीव जी आप बात कर रहे थे कि क्यों आते हैं, तो मैं तो ये कहूंगा कि देखिए राजनीति और इतना पैसा क्यों देते हैं, सवाल ये है कि वो क्यों मना क्यों नहीं कर देते। अगर पैसा मांगा जा रहा है, पहले जो था लाख 2 लाख 10 लाख 50 लाख हुआ करता था, अब तो करोड़ की बात कर रहे हैं विधायक लोग, कह रहे हैं 4 करोड़ 5 करोड़, मतलब यहां तक पहुंच गया है सिस्टम। तो मैं तो ये कहूंगा कि वो मना क्यों नहीं कर देते कि नहीं हमें नहीं देना है, हमें जनसेवा करनी है, हमें पैसा देके टिकट नहीं लेना है। लेकिन सवाल ये है कि चूंकि राजनीति बहुत ही मुनाफे का सौदा बन चुकी है हमारे देश में,
इतना अगर आप सरकार बन गई, जिस पार्टी में आप आ रहे हैं या जिस पार्टी के आप विधायक बन गए हैं, और आपको कहीं ना कहीं जो है वो पार्टी में अगर आपको मंत्री पद दे देती है, तो आपके बारे न्यारे हो जाते हैं फिर पूरी तरीके से। तमाम तरह के धंधे शुरू हो जाते हैं, तमाम तरह की दलाली शुरू हो जाती है। और ये तो आप सोचिए, जो मंत्री बने मंत्री, यहां तक कि जो विधायक हैं वो भी चौड़े हो जाते हैं, और वो अपने क्षेत्र में जो है तमाम इस तरह के काम करते हैं, इस तरह की जो है उगाही लेते हैं कि वो एक धंधा बन गया राजनीति। देखिए आज का विधायक जो है, वही विधायक जो है, मान लीजिए अगर उसने जो है कि वो जब इलेक्शन नॉमिनेशन फाइल करता है, अगर उसकी संपत्ति मान लीजिए 10 लाख है, तो 5 साल के बाद उसकी संपत्ति 1.5 से 2 करोड़ में परिवर्तित हो जाती है। अगर ये आंकड़े आप देखिए पूरे के पूरे उठा के, तो आपको साफ दिखाई देगा। निश्चित रूप से तो एक कमाने का धंधा बन चुका है राजनीति, इसीलिए लोग जो है, इसलिए पार्टियां पैसे मांगती हैं, और जो एस्पिरेंट होते हैं वो पैसे देने के लिए तैयार भी हो जाते हैं। हमारे साथ फैजान खान साहब जुड़े हुए हैं, हम उनसे जरूर सवाल लेना चाहेंगे। फैजान साहब, आवाज आ रही है हमारी? आप हमें सुन पा रहे हैं? जी सर, आ रही है। जी फैजान साहब, हमारा सवाल यह है कि क्या कोई राजनीतिक दल इस परिकल्पना के साथ चल सकता है जहां एक नहीं दसियों ऐसे नेता हों जो खुलकर मीडिया के सामने आरोप लगाते हो कि हमसे इस तारीख को इतने पैसे की डिमांड की गई, इतना पैसा मांगा गया, हम नहीं दे पाए तो हमसे कह दिया गया कि आप चुनाव कैसे लड़ेंगे? क्या बहुजन समाज पार्टी अब इसी राजनीतिक विचारधारा के साथ आगे बढ़ रही है? सर, पहले तो मैं आपको बता दूं, हमारी पार्टी कभी भी इस विचारधारा पे नहीं चली है। अरे खुलकर आरोप लग रहे हैं आप पर, लगा रहे हैं हमारे पार्टी पे। फैजान साहब, आपकी पार्टी के विधायक हैं जो आप पर आरोप लगा रहे हैं, और ये कोई पहला आरोप नहीं है। स्वामी प्रसाद मौर्य से लेकर आर.के. चौधरी से लेकर अब तक की फहरिस्त लंबी हो रही है। दयाशंकर ने जिस भाषा में यह आरोप लगाया वो भाषा निंदनीय थी, अशोभनीय थी, लेकिन उनकी बात का जिस्ट भी यही था जिस पर अब तक कोई चर्चा नहीं हो पाई। बात गाली कांड में तब्दील होकर रह गई। कोई पहली बार यह आरोप नहीं लग रहा है। 4 करोड़, 5 करोड़, 10 करोड़ की बात हो रही है। सर आप ये बताइए, सर ये सारे आरोप बेबुनियाद इसलिए मैं बता रहा हूं आपको है क्योंकि जब भी हमारे इलेक्शंस आते हैं तब ये विधायक क्यों आते हैं? आप इनसे ये पूछिए, हमारे पार्टी ने पहले ही पूछ चुके हैं कि स्वामी प्रसाद मौर्य जी जब पार्टी छोड़ते हैं तब वो क्यों ये आरोप लगाते हैं? इतने सालों से वो पार्टी में रहते हैं, तब उन्हें पार्टी हमारी नहीं, मौका नहीं आपकी पार्टी के भीतर बोलने का। नहीं, आपकी पार्टी के भीतर बोलने का मौका नहीं है। आपकी पार्टी के भीतर सुप्रीमोशिप है सर, हमारे कि एक सुप्रीमो होगा, वही सब डिसाइड करेगा। आप पार्टी के भीतर कोई और बात नहीं रख सकते। अगर बात रखेंगे तो नहीं तो आप बाहर चले जाएंगे। यह स्थिति है आपकी पार्टी के भीतर। तो कैसे बोलेगा कोई विधायक, कैसे बोलेगा कोई पार्टी का सदस्य या मेंबर? सर 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल नहीं बोलेगा। उसके बाद वो पार्टी छोड़ता है, बोलता है। देखा आपने स्वामी प्रसाद, नहीं आप क्या कहना चाह रहे हैं फैजान साहब? आप कहना क्या चाह रहे हैं कि आपके विधायक ये रोमी साहनी और ब्रजेश वर्मा जो कह रहे हैं इनकी बात को नकार दिया जाए, और आप जो कह रहे हैं वो दलील मान ली जाए? आप कहना क्या चाह रहे हैं कि स्वामी प्रसाद मौर्य जो कह रहे हैं उसे नकार दिया जाए, आर.के. चौधरी जो कह रहे हैं उसे नकार दिया जाए, और जो फैजान खान कह रहे हैं वही बात ज्यादा सही है? ये आपके लिए सोचने का विषय नहीं है क्या? आपको चिंता करने का विषय नहीं है क्या? क्या आपकी पार्टी की छवि कटघरे में खड़ी नहीं होती कि सरेआम इस पार्टी में टिकटें बिका करती हैं? सिटिंग एमएलए ये कह रहा है, नहीं सिटिंग एमएलए ये कह रहा है, विरोधी है वो लोग इस बात को उठा रहे हैं। अरे विरोधी कहे तो कहे, आपकी पार्टी के भीतर के लोग कह रहे हैं। बीजेपी में जाने वाले हैं सर। कौन बीजेपी में जाने वाला है? कौन बीजेपी में? पार्टी के भीतर के लोग, ये दोनों सर जो विधायक है, आप ये बताइए 5 साल तक ये विधायक रहे हमारे पार्टी से, तब क्यों नहीं ये बताएं कि हमारी पार्टी इतने पैसे लेती है? नहीं तो टाइमिंग को लेकर आपको दिक्कत है। अब बता दिया, नहीं अब बता दिया तो क्या वो झूठ हो गया? नहीं अब बता दिया तो क्या झूठ हो गया? अब बता दिया। सवाल ये है, नहीं सवाल ये है कि आप पर खुलेआम ये आरोप लग रहे हैं। आप पर खुलेआम ये आरोप लग रहे हैं। आप सिर्फ बचाव में इतना तर्क, आप सिर्फ बचाव में इतना तर्क दे पा रहे हैं कि अब ये आरोप क्यों लग रहे हैं? आरोपों पर तो आप सहमत है ना कि सही आरोप लग रहे हैं? अब लगे या तब लगे? सर जब सारा देश नहीं, टिकट बिक रही है आपके, बेबुनियाद इसलिए आप टिकट बेच रहे हैं। कहां बिक रही है सर? कहां बिक रही है? तो ये विधायक झूठ बोल रहे हैं सर। नहीं ये विधायक झूठ बोल रहे हैं, जिसे खुद पूछा ये विधायक झूठ बोल रहे हैं। आप बताइए, फिरोज खान ये विधायक झूठ बोल रहे हैं। सरासर अगर झूठ बोल रहे हैं और बहन जी की प्रतिष्ठा दांव पर लगी है, पार्टी की छवि खराब कर रहे हैं, तो फिर आप कानूनी कार्रवाई करिए। अगर आपकी पार्टी में ऐसा नहीं हो रहा है, जाहिर सी बात है हमारे करेंगे। हमने तो नहीं देखा कि बीएसपी ने किसी के प्रति भी कोई कानूनी कार्रवाई की हो। जल्द इस पर कार्रवाई होगी। नहीं सर,
जल्द कार्रवाई होगी, जल्द। क्यों? अच्छा, ये मान हमारे क्यों नहीं के लेते सब कि पे पार्टी हुआ? के भीतर सर, के आपने सिस्टम बोला है। आर के चौधरी हमारे पार्टी में वापस आते हैं। आप नहीं, ये हम ये कह रहे बताइए कि BS मान फोर क्यों नहीं उन्होंने बनाया, नहीं, उसके बाद मान वो क्यों खुद नहीं लेते पार्टी कि में सिस्टम शामिल हमने होते हैं। बना लिया? अगर सर किस हम बात को खुलेआम माने? पैसे लेते, मान लीजिए इस बात को। सर हमारा सिस्टम ये है ही नहीं। फिर क्या ये सिस्टम? 2017 के चुनाव को देखते हुए भाजपा का सब प्रोपेगेंडा है, क्योंकि दलित विरोधी पार्टी जितनी भी चल रही है देश में, आपकी पार्टी उसमें का सर ये सब विधायक पार्टी को आरोप उछाला लगाए, जा रहा इसमें है भी ताकि प्रोपेगेंडा पार्टी भाजपा को का बदनाम किया जाए। नहीं, आपकी पार्टी का विधायक आरोप लगाए, जाहिर सी बात है प्रोपेगेंडा सर। भाजपा का है। प्रोपेगेंडा इसलिए भाजपा का है कि सर ये 4 साल हमारे पार्टी में विधायक रहे, तब तो इन्हें हमारे पार्टी बुरी नहीं लगी। जब इलेक्शन आए तब इन्हें बुरी लग रही है हमारी पार्टी। अच्छा, इस एक दलील के अलावा कोई दूसरी दलील है? सर कि इलेक्शंस के वक्त नहीं, ये तो हम उनसे पूछ लेंगे। अभी बाकी विधायक हमारे सर, साथ दूसरी जुड़ेंगे, दलील रोमी ये साहनी है और ब्रजेश वर्मा। ठीक है सर, ये तो हम उनसे पूछ लेंगे। इस दलील के अलावा कोई दूसरी दलील दे सकते हैं? इस दलील के अलावा, इस तर्क के अलावा सर, कोई दूसरी दूसरा दलील तर्क ये है है आपके कि पास? देश में इस वक्त दलित विरोधी पार्टियां हमारी चल रही है। जी सर, तर्क दूसरी ये है कि ये सब इलेक्शंस के दौरान ही निकल के आ रहे हैं, लिहाजा इसको ये माना जाए कि देश को भटकाने के लिए जो दलित विरोधी गतिविधियां चल रही हैं, उसके लिए ये सब चीजें ड्रामा प्रोपेगेंडा किया जा रहा है हमारे पार्टी के लिए, ताकि 2017 के चुनाव में दलित मुस्लिम माइनॉरिटी जो सारे हमारा जो नारा है बहन जी का, इसको भी आप दलित और गैर दलित से उसमें जोड़ हमारे रहे हैं। पार्टी चल अब रही है देखिए सर, पैनल हमारे कैसे पार्टी टिप्पणी इससे करता जुड़ी है। चलती है। रविदास मल्होत्रा साहब नहीं, कैसे टिप्पणी करते हैं? लंबा तजुर्बा है, आप टिप्पणी इमरजेंसी के दिनों से अब तक राजनीति टिप्पणी करते आ रहे हैं और अब करवा दीजिए, सरकार जनता में भी देख मंत्री रही है हैं। कि 2017 नहीं, सुन के लीजिए, चुनाव आ रही है, उनकी इसलिए टिप्पणी भी पार्टी सुन लगी। लीजिए, पंकज तिवारी सर, को भी सुन जनता भी लीजिए। देख रही है। देखिए, पॉलिटिकल कल्चर के बारे में हाँ, तो एक दूसरे आप को सब सबकी बात जानते सुना हैं, दीजिए सर। पार्टी के भीतर क्या क्या है सब एक दूसरे को जानते हैं, किसकी जाहिर पार्टी सी में बात क्या है। हो रहा है। रविदास मल्होत्रा साहब, क्या वाकई बीएसपी में नहीं सर, हो रहा है बहन ये जी सब? ने राज्यसभा नहीं, में ये सुन बात लीजिए। हमारी ऑलरेडी कह दी है हाँ। कि मान्यवर काशीराम जी के जमाने से ये चल रहा है सर, कि हमारे मूवमेंट को चलाने के लिए जो पैसे लिए जाते थे वो जनता अपने से देती थी सर। कहां ये मूवमेंट पार्टी चल को जो बदनाम किया जा रहा कहां है टिकट के नाम मूवमेंट चल पर, रहा हमारे पार्टी ने कहां कभी नहीं चल रहा है मूवमेंट? ये बताइए। मैं बीएसपी नहीं को तो मान हमने बहुत दिनों मैं बाद इसको नहीं मान सकता। दया शंकर के मामले में क्योंकि- सड़कों पर देखा हमने, बीएसपी को बहुत दिनों से सड़कों पर उतरे हुए नहीं देखा। कौन सा मूवमेंट चल रहा है, कहां मूवमेंट चल रहा है, और क्या मूवमेंट को चलाने के लिए किसी विधायक को आप 4 करोड़ 5 करोड़ रुपए मांगेंगे? जो लोग जनता को परेशान करें, धरना प्रदर्शन करें, एम्बुलेंस रोकें, आप थाना जाम करें, तो आप कहेंगे कि वो सही हम है। जोड़ते हैं। देखिए, आपको हमारी आईना- पार्टी सर, पीस पार्टी हम हमेशा जोड़ते हैं। साथ में चलती है सर। फैजान खान साहब, हम शांति जोड़ना चाहते हैं, हम ब्रजेश वर्मा को जोड़ना चाहते हैं, हम जोड़ना चाहते हैं रोमी साहनी को, वो आपकी बात का जवाब देंगे। हम ये सवाल खुद उनसे पूछेंगे कि अब सर, ये जनता आपको देख क्यों रही ध्यान है, आ रहा है? जनता देख रही नहीं, है। अब ये क्यों ध्यान आ रहा है? हम जरा एक बार रविदास मल्होत्रा और ये साहब जो के पास चलेंगे। विचारधारा हमारी चली है वो रुकने वाली नहीं है। रविदास मल्होत्रा साहब, क्या ये सब प्रोपेगेंडा है विपक्षी पार्टियों का? हाँ, देखिए राजीव जी, पूरा प्रदेश जानता है कि बहुजन समाज पार्टी में बिना पैसे दिए हुए एक भी टिकट नहीं मिलता है, और जब रुपए दे करके टिकट मिलते हैं उसके बाद उससे अधिक रुपए लेकर के अगर कोई और आदमी आता है तो उसको टिकट मिल जाता है। और कोई भी, चाहे विधायक हो, नेता प्रतिपक्ष हो या पार्टी का नेता हो, बिना रुपए लिए हुए, बिना पैसे लिए हुए किसी को भी टिकट नहीं मिलता है। ये तो कह रहे हैं प्रोपेगेंडा है सब विपक्षियों का। वो 4 करोड़ 5 करोड़ रुपया और 10 करोड़ हो गया है। बिना, जब टिकट देने से पहले रुपए लेंगे तो विधायक बनने के बाद, सरकार बनने के बाद केवल वसूली करने का काम होगा और भ्रष्टाचार लगातार बढ़ेगा। हम लोग आज से 41 साल पहले इसी जो करप्शन है इसके खिलाफ जयप्रकाश नारायण जी की अगुवाई में पूरे देश में संघर्ष करने का काम किया था, और तभी इस देश में आपातकाल लगा था। तो बहुजन समाज पार्टी जो है पूरा प्रदेश जान गया है। समाजवादी पार्टी का जनता संघर्ष से पूरा उत्तर प्रदेश की जनता वेदांत बोले देख रही दीजिए। है। पूरे उत्तर प्रदेश की जनता देख रही है। वेदांत बोले दीजिए एक एक करके। बहुजन समाज पार्टी में किसी को टिकट मिलने का काम नहीं होता है। जब प्रदेश में इनकी सरकार बनी तो कहीं पत्थर घोटाला, कहीं स्मारक घोटाला। अच्छा, रविदास मल्होत्रा और यहाँ साहब, तक कि रविदास मल्होत्रा जनता साहब, की गाड़ी कमाई से रविदास मल्होत्रा साहब, प्रदेश आपने पीयूष जी की मुख्यमंत्री ने टिप्पणी सुनी होगी। अपनी मूर्ति लगाने का काम किया है। रविदास मल्होत्रा साहब, आपने पीयूष जी की बात भी शुरुआत में सुनी होगी। पीयूष जी का कहना यह है कि राजनीति अब व्यापार में तब्दील हो चुकी है, और बीएसपी कोई अकेला राजनीतिक दल नहीं है, हर राजनीतिक दल में यही हो रहा है कमोवेश। आपके राजनीतिक दल में भी यही हो रहा है।
नहीं, बीएसपी में थोड़ा वही ज्यादा बात है। बड़े पैमाने पर हो रहा है और विरोध इनके नहीं, यहां खुलकर सामने आ रहा राजीव है, जी। लेकिन पैसे के खेल में आप लोग भी उतने ही लिप्त हैं। अब राजीव कोई जी। राजनीतिक दल दूध का धुला नहीं है, उत्तर प्रदेश में यह स्थिति है। राजीव जी नहीं, राजीव जी हम अपने बारे में कह सकते हैं कि हमारी पार्टी में कभी भी पैसा लेकर के टिकट देने का काम नहीं हुआ है। और कोई भी नेता, कोई भी विधायक अगर ये कह दे कि हमने रुपए देकर के टिकट लिया है, तो आप बताइए हम लोगों के, हम तो चुनाव लड़े, हम चुनाव लड़े, हमारे पार्टी ने चुनाव लड़ने का खर्चा हमको दिया और मैंने कहीं भी अपने पास से कोई खर्चा करने का काम नहीं किया। पार्टी ने, पार्टी के लोगों ने चंदा चुनाव में पैसा दिया और उसी पैसे से चुनाव लड़ने का काम किया। ठीक है। तो ये इनका आरोप पूर्णतः गलत है। ये बहुजन समाज पार्टी के बचाने के लिए ये सारे पार्टियों पर ऐसी बात कह रहे हैं। बहुजन समाज पार्टी का पूरी बात खुली हुई है कि वहां बिना पैसे के वहां टिकट नहीं मिलता है। और बहुजन समाज पार्टी जब भी सत्ता में आई है, 4 बार भ्रष्टाचार मुख्यमंत्री करने रहे का हैं। काम किया है। बहन कुमारी और यहाँ मायावती तक जी कि उत्तर प्रदेश की जनता 4 बार की गाड़ी मुख्यमंत्री कमाई रही का हैं। पैसा हरिदास मल्होत्रा साहब। उससे मूर्तियां लगवाने का काम और अगर किया है। हमारे यहाँ टिकट तो ये जीतता एक-एक करके, तो हमारी सरकार एक-एक करके, में नहीं आई होती यहाँ फैजान उत्तर साहब प्रदेश। एक-एक करके रविदास मल्होत्रा साहब को सुन लीजिए, एक-एक करके। भ्रष्टाचार में लिप्त है। ठीक है, एक एक करके हम परिचय करा दें। हमारे साथ ब्रजेश मिश्रा आप जब सौरभ। बोल रहे थे, ठीक है, हम सुन रहे थे ना। ठीक है रविदास मल्होत्रा साहब, आप आगे जब बढ़ाते हैं बोल रहे थे, डिबेट को, हम आगे सुन रहे बढ़ाते हैं थे। सर, हमारी आगे बात बढ़ाते हैं। सुन लीजिए। पंकज तिवारी हमारे साथ कांग्रेस पार्टी से, उनका भी रिएक्शन नहीं, लेते हैं। हम जब और बोल रहे ब्रजेश थे, मिश्रा पंकज सौरभ, इसमें- ब्रजेश मिश्रा सौरभ नेता बीजेपी, पहले बीएसपी में रहे हैं ब्रजेश मिश्रा सौरभ, लिहाजा बीएसपी का कल्चर बेहतर समझते हैं। हम उनसे भी सवाल लेंगे। ब्रजेश मिश्रा सौरभ, आपका बहुत स्वागत है प्राइम एजेंडा में। पहले हम जरा पंकज तिवारी के पास जाएंगे। पंकज तिवारी, बीएसपी का क्या खाली एक ही बस कल्चर हमारे, है हाँ कि पैसा कमाना, भ्रष्टाचार को बढ़ाना। ठीक है, ठीक है सर, ठीक है। पंकज तिवारी, क्या आप सहमत हैं इस बात से यही जो फैजान साहब कह रहे कल्चर हैं? है। फैजान साहब ये कह रहे हैं कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, हम तो अंबेडकर और काशीराम के आदर्शों पर ही आगे बढ़ रहे हैं। वो लोग जो दलित विरोधी राजनीति करते हैं ये उनका प्रोपेगेंडा है। बहन जी 4 बार मुख्यमंत्री रही हैं, हमारी पार्टी में एक भी पैसा नहीं लिया दिया जाता। आपके पास ही बैठे हैं, दलीलें आपने सुनी, क्या गले से उतर रही हैं? बिल्कुल नहीं राजीव जी। भारत जो बिना बहुजन पैसा समाज लिए पार्टी है, किसी एक मल्होत्रा साहब सुन लेते हैं, हम पंकज जी को सुन अपना लेते एक हैं। एजेंडा है, वो किसी भी पंकज जी बोलिए। राजनीतिक दल की तरह उनकी कोई भी कार्य जो पद्धति है। राजीव जी, बहुजन समाज पार्टी की जो नेता है बहन मायावती जी, इनका कोई राजनीतिक दल और राजनीतिक दल की तरह इनके दल में कोई कल्चर नहीं है। इनके यहाँ एक प्राइवेट कंपनी की तरह बिल्कुल डील होता है। विधायक को बगैर पैसा लिए टिकट दे नहीं सकते, और जब विधायक जीत के भी आता है, इनके यहाँ का तो कल्चर ये है राजीव जी, तो फिर वो अपनी निधि अपने मन से नहीं खर्च करता। और जिसको मंत्री को अगर शपथ दिलाई जाए तो उस मंत्री को बता दिया जाता है कि आप मंत्री बनने के बाद कितना सुप्रीमो को देंगे। पीयूष जी कह रहे थे कि लगभग सारे राजनीतिक दलों में, हम इससे कतई सहमत नहीं है। जो भी राजनीतिक दल होंगे वो पैसा लेके टिकट नहीं देंगे। अरे सर, ये राजनीतिक दल ही तो है, राजनीतिक दल ही तो सरकार चलाते हैं। अभी फैजान साहब कह रहे थे 4 बार मुख्यमंत्री रही हैं, राजनीतिक दल के ही तो मुख्यमंत्री बनते हैं। सहमत होना पड़ेगा इस बात से। हाँ। नहीं, दल के मुख्यमंत्री नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है कि हम उससे सहमत हो। जो बसपा की कार्यप्रणाली है ये बिल्कुल एक कंपनी अरे की आपके तरह यहाँ उतना नहीं होता होगा, अभी आपकी राजनीतिक हैसियत उत्तर प्रदेश में उतनी नहीं है, कम है। आपके यहाँ कम का हिसाब किताब होता होगा। नहीं, 27 साल यूपी बेहाल है राजीव जी। 27 साल यूपी बेहाल। तो ऐसा नहीं है अगर हम सत्ता में नहीं आए तो यूपी किस पायदान में खड़ी है, ये भी आप देखिए। तो सभी राजनीतिक दल जो जाति और समाज में बट के राजनीति कर रहे हैं, जो पैसे को लेन देन करके राजनीति कर रहे हैं, मैं अपनी समझ से उनको राजनीतिक दल की संज्ञा नहीं दे सकता। ठीक है पंकज जी, हमें एक कमेंट सौरभ जी से लेने दीजिए। एक कमेंट सौरभ जी से लेने दीजिए, हमें एक कमेंट सौरभ जी से लेने दीजिए, देर से आए हैं। सौरभ जी, आप बीएसपी में पहले रहे हैं और इस वक्त बीजेपी के नेता हैं। आप दोनों राजनीतिक दलों की जो कार्यप्रणाली है, जो शैली है, उसे बेहतर तरीके से समझते होंगे, ऐसा हमारा मानना है। बाकी जवाब आप देंगे। क्या वाकई इस रवायत का शिकार है बहुजन समाज पार्टी, या फिर जो बात पीयूष जी कह रहे हैं कि सब कर रहे हैं, कोई थोड़ा ज्यादा कर रहा है,
कोई कम कर रहा है, लेकिन ये रोग हर राजनीतिक दल में है, लिहाजा इसके प्रति हम कोई चेतना, कोई आंदोलन, कोई प्रदर्शन कहीं नहीं देखते। राजीव जी, आपने प्रश्न बहुत सामयिक किया है, उसका जवाब भी मैं सामयिक तरीके से ही देना चाहूंगा। जिस तरीके से बीएसपी जैसे राजनीतिक पार्टी पर ये आरोप लगते हैं और कोई भी व्यक्ति जो बहुजन समाज पार्टी छोड़ता है या बाहर जाता है तो निश्चित तौर पर यह आरोप लगाते हुए जाता है। ऐसा क्यों? आज तक किसी भी राजनीतिक दल में लोग बाहर गए होंगे, लेकिन कभी भी अपने नेता पर और अपने संगठन पर यह आरोप नहीं लगाया फैजान कह रहे हैं कि वो प्रोपेगेंडा है, बीजेपी की चाल जाता है। एक चुनाव करीब आ गए इसलिए आरोप लगा रहे हैं, प्रोपेगेंडा बता रहे हैं फैजान खान। पहले मुझे अपनी बात कह लेने दीजिए, फिर आप अगर बात कहेंगे तो सुनूंगा। मेरा ये कहना है कि एक कहावत है, हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। मैं खुद उस पार्टी में 5 साल विधायक रहा हूं, मुझे इस बात का अनुभव है। अभी कहा गया, हमारे मित्र ने कहा पैसा नहीं लिया जाता। अरे भाई, पैसा अब चल कहां रहा है? अब तो करोड़ों की बात होती हो, यहाँ पैसे की चर्चा की जा रही है। ये सभी जितने क्षेत्रीय दल हैं, जितने ये रीजनल पार्टीज हैं, इनकी पहली बीमारी यही है कि किसी न किसी तरीके से पैसा इकट्ठा करने की मशीन बन गए हैं। चाहे ये समाजवादी पार्टी हो, चाहे बहुजन समाज पार्टी हो। निश्चित तौर पर मैं कह सकता हूं, मैं स्वयं इसका प्रमाण हूं। स्वयं समाज पार्टी जब मुझसे एक बार दीपक चौरसिया जी ने पूछा था कि ब्रजेश सौरभ जी आपका टिकट क्यों कट गया, तो मैंने कहा था कि हाथी खरीदने की मेरी हैसियत नहीं, और अगर एक एक करके मल्होत्रा साहब प्लीज, मल्होत्रा साहब मेरी क्षमता नहीं। हम सौरभ जी की बात सुन ले, फिर आप जवाब दीजिएगा। सुन ले, वो कुछ कह रहे हैं, इसका प्रमाण कोई नहीं। मल्होत्रा साहब सुन ले, हम मैं कह रहा हूं मुझसे बड़ा प्रमाण नहीं मिलेगा। ब्रजेश मिश्रा को सुन ले, कह रहा हूं कि मैंने स्वयं मल्होत्रा साहब प्लीज टिकट प्राप्त किया था, ये गलती मैंने की थी, और उसके बाद पहला व्यक्ति हूं जिसने बहुजन समाज पार्टी को, उनके नेतृत्व को मौका ही नहीं दिया था पार्टी से निकाले जाने का। मैंने स्वयं ठोकर मार करके, इस पार्टी को ठोकर मार करके मैं अपने घर वापस आ गया था। अच्छा, सौरभ जी, 5 साल का प्रायश्चित मुझे अपने घर आकर करना था। ठीक है सौरभ जी, एक बार फिर बताइए, पार्टी की इस बात को एक बार फिर दोहराइए। अन्य राष्ट्रीय दल की सौरभ जी, अगर आपको आवाज मिल रही है तो इस बात को एक बार फिर दोहराइए। हम एक सवाल आपसे करना चाहते हैं कि क्या जब आप बीएसपी में थे और आप विधानसभा का चुनाव लड़ना चाहते थे बीएसपी की टिकट पर, तो आपने भी खुद पैसा देकर वो टिकट खरीदा था, आप ये कह रहे हैं, और उसके बाद आपने पार्टी छोड़ी इसी वजह से? मैंने कहा कि निश्चित मैं अगली 2014-2012 के चुनाव में स्पष्ट तौर पर कहा गया कि अगर इतना पार्टी फंड में नहीं जमा कर पाएंगे तो आपको चुनाव से 100% बाहर किया जा रहा है। मैं नहीं कर पाया था और बहुजन समाज पार्टी ने मुझे टिकट से वंचित किया था, लेकिन पार्टी से निकाले जाने से पहले मैंने उस पार्टी को स्वयं अलविदा कह दिया था। फैजान साहब, अब कोई जवाब है? अब कोई जवाब है? ये तो 2012 की बात कर रहे हैं। जवाब ये है कि हाँ, जवाब भुक्तभोगी आपके सामने बैठे। इन्होंने साफ कहा कि जब पार्टी ने मुझे टिकट नहीं दिया। जी नहीं, जी सर, उन्होंने टिकट की शर्त बताई। उन्होंने कहा कि इतना पैसा आपको पार्टी फंड में जमा करना पड़ेगा, अगर आप नहीं करेंगे तो आपको टिकट नहीं मिलेगी। आपकी पार्टी के भीतर ये शर्त है। अभी आपने एक सवाल, अभी इनकी आपने एक सवाल किया। राजीव जी, मेरी बात सुनिए। अभी बहुत अनुभवहीन है, अभी इनको कुछ पता नहीं है बसपा की संस्कृति के बारे में। मैं इनको बता रहा हूँ, जिस दिन ये वहां से निकाले जाएंगे रोते हुए ये भी कहते हुए आएंगे वहां पर बहुत बड़ी घुटन को लेकर आते हैं कि टिकट की बंटवारा हो रही है। इंटरनल डेमोक्रेसी नाम की चीज नहीं है। आप उस वक्त कहा थे जब आप खुद विधायक थे, अभी मैं कह रहा हूं, फैजान साहब थोड़ी संवेदनशीलता तो दिखाइए। छोड़े हैं, किस लिए छोड़े हैं? आप बताएंगे कि महात्मा है? आप मैं प्रश्न कर रहा हूं कि ब्रजेश वर्मा ने और रोमी साहनी ने पार्टी छोड़ी है, और इसके पहले आप लोगों ने उनको निकाला था, फिर बुलाया था। आखिर क्यों छोड़ी फिर उन्होंने? स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने पार्टी क्यों छोड़ी? स्वामी प्रसाद मौर्य जी से बहन जी ने खुद पूछा इस चीज को कि वो बताएं अपने बेटे, अपने बेटी, अपने लिए कितने टिकट हिंदुस्तान की राजनीति उसका जवाब आज तक स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने नहीं दिया। बहन जी, पहली कितना पैसा मांगा गया उनको टिकट के लिए? जब टिकट बहन जी किसी को नहीं, अरे जिनसे मांगा गया वो इस डिबेट में बैठे हैं और अपने साथ जो हुआ, यानी आप बीती जो है वो सुना रहे हैं। मैं कह रहा हूं कि मुझसे पैसे की बात की गई थी,
मैं कह रहा हूं कि मुझसे पैसे की बात की गई थी और मंत्री पद तक के लिए पैसे के लिए बात की गई थी। बताइए, यहाँ तो आरोप और गहरा होता जा रहा, यहाँ तो आरोप और गहरा होता जा रहा। पढ़ लीजिए 2012 से 2015 के बीच में 3 बार मंत्री बनने के लिए मेरा नाम आता था। हर बार कहा जाता था कितने करोड़ रुपए फंड में जमा कर दीजिए, आप मंत्री बनेंगे। इससे बड़ा प्रमाण मैं क्या दे सकता हूँ? नहीं मिलता तो उसे लोग बता देते हैं। अब इस तरीके की बातें करने के लिए तो भाई अगर अनुभवी और इस तरीके से छोटे छोटे लोग आकर के बात करेंगे तो क्या बोला जाएगा? बहन जी के जो है कार्यशैली देखिए, उनके तरीका देखिए। जब वो दलित के बारे में आवाज उठाई पूरे देश में, तो बीजेपी ने ये तरीका दिखाई दे रहा है, हम उसी तरीके पर तो सवाल कर रहे हैं। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। रविदास मल्होत्रा साहब, ब्रजेश मिश्रा, सौरभ जी, पंकज तिवारी, फैजान खान साहब, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। अब सवाल यह है कि जिस राजनीतिक दल में या फिर हमारे सभी राजनीतिक दलों में कम या ज्यादा रवायतें ऐसी हैं, तो फिर हम किस तरफ बढ़ रहे हैं? और उससे भी ज्यादा अफसोसजनक यह है कि हम सामाजिक मुद्दों पर तो राजनीतिक दलों में कोई बड़ी चेतना देखते ही नहीं है। इस मुद्दे पर भी हम कोई बड़ी डिबेट, बहस या चेतना नहीं देखते, जैसे इस रोग को, इस दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति को किसी विशेष राजनीतिक दल या सभी राजनीतिक दलों ने स्वीकार सा कर लिया है, आत्मसात कर लिया है। क्या पॉलिटिकल सिस्टम इस देश में ऐसे चलेगा? इसकी कोई कल्पना कर सकता है? और बीएसपी खुद ऐसे आरोपों को गंभीरता से क्यों नहीं ले रही है? यह भी एक बड़ी चिंता की बात है। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, तुरंत हाजिर हो रहे हैं। डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक तेल और कैप्सूल, घुटना, कंधा या कमर, चाहे जैसा दर्द हो, ये मुझे देता है दर्द से पूरी आजादी, एक भरपूर जिंदगी। वो क्या है जो हम सबको प्रेरित करता रहा हिंसा के बिना स्वाधीनता के लिए लड़ने को? वो क्या है जो राष्ट्रीय दल को चालित करता है कट्टर विरोधी पर काबू पाने को? वो क्या है जो भारत के जन जन से इतनी मेहनत करवाता है आर्थिक प्रगति के लिए? प्रतिबद्धता और हमारे देश का गौरव। भारत एक और ऐतिहासिक उपलब्धि के लिए तैयार है, खुले में शौच का समापन। भारत को एक स्वच्छ और खुशहाल देश बनाने में मदद करें, ये हमारे हाथ में है। भारत में लगभग 3 करोड़ दिव्यांगजन हैं, किंतु हमारे सरकारी भवन, अस्पताल, विद्यालय दिव्यांगजनों के लिए सुगम्य नहीं है। यही हाल हमारे रेलवे स्टेशन, बस स्टॉप, बसों तथा रेलगाड़ियों का है। आइए हम बाधा रहित वातावरण का निर्माण करें। सुगम्य भारत अभियान, इसका उद्देश्य है कि देश का प्रत्येक दिव्यांगजन अन्य सामान्य व्यक्तियों के समान स्वावलंबी होकर सम्मान और गरिमा के साथ जीवन यापन करे। सुगम्य भारत, सशक्त भारत। राष्ट्रीय उलेमा काउंसिल स्वच्छ एवं ईमानदार राजनीति का प्रतीक। एकता का राज चलेगा, मुस्लिम हिंदू साथ चलेगा। गुलामी नहीं दरबार में, अब रहेंगे सरकार में। अधिकारों की प्राप्ति के लिए आरयूसी के मेंबर बने, संपर्क करें। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। प्राइम एजेंडा देख रहे हैं आप, और प्राइम एजेंडा में हम ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारे लोकतंत्र में, हमारे देश में राजनीतिक दल अब किस दिशा की तरफ आगे बढ़ते जा रहे हैं, जहां टिकटों की खरीद फरोख्त जैसे एक नहीं कई आरोप लग जाएं, लेकिन राजनीतिक दल उन्हें गहराई से, गंभीरता से, संवेदनशीलता से नहीं लेते। जवाब में वही घिसे पिटे तर्क सामने आते हैं।
पर्टिकुलर राजनीतिक दल की अगर आप बात करें, और मोर और लेस ऐसा लगता है कि इस पर एक मौन सहमति है कि तुम्हारे यहां जैसी संभावना हो वैसा तुम ले लो और हमारे यहां जैसी स्थिति हो वैसा हम कर लें, इसीलिए हम कोई बड़ा धरना प्रदर्शन या कोई आंदोलन इस स्थिति को लेकर नहीं देखते। हम इस पर चर्चा आगे करें, इससे पहले एक बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दें। डीपी यादव गिरफ्तार कर लिए गए। बड़ी खबर आ रही है, बाहुबली नेता कहे जाने वाले डीपी यादव को गिरफ्तार किया गया है। दिल्ली पुलिस ने यह गिरफ्तारी की है और अभी तक जो खबर निकल रही है उसके मुताबिक लॉटरी रैकेट चलाने के आरोप में डीपी यादव की गिरफ्तारी हुई है। 10 दिन की पुलिस हिरासत में उन्हें भेजा गया है। अब तो उतना रसूख नहीं रहा डीपी यादव का, लेकिन इस प्रदेश में एक जमाना ऐसा था, एक दौर ऐसा था जब पश्चिमी उत्तर प्रदेश में वो एक बड़े बाहुबली नेता के तौर पर जाने जाते थे। कई पार्टियों से उनका संबंध रहा, कई चुनाव उन्होंने लड़े, चुनावी हैसियत उनकी होती थी, लेकिन इन दिनों वो राजनीति में उतने सक्रिय नहीं हैं। बड़ी खबर, बाहुबली नेता डीपी यादव को गिरफ्तार किया गया है। लॉटरी चलाने के आरोप में उन्हें गिरफ्तार किया गया है और 10 दिनों की लॉटरी रैकेट चलाने के आरोप में और 10 दिनों की पुलिस रिमांड पर उन्हें भेजा गया है। बड़ी खबर दिल्ली से प्रदीप श्रीवास्तव हमारे सहयोगी इस बड़ी खबर पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रदीप, क्या जानकारी मिल रही है? देखिए राजीव जी, दिल्ली का जो नॉर्थ ईस्ट इलाका है उसके डीसीपी से अभी हमारी बात हुई है। उनका कहना है कि भजनपुरा में सट्टा रैकेट की एक इंक्वायरी पिछले काफी दिनों से चल रही थी। पिछले हफ्ते ही दिल्ली पुलिस ने वहां पे रेड की थी, जिसके जो तार है सीधा डीपी यादव से जोड़ रहे थे और डीपी यादव इस रैकेट को जेल के अंदर से चला रहे थे, यानी उत्तराखंड के जेल से वो ये पूरा सट्टा रैकेट को पूरा चला रहे थे। इसलिए पुलिस ने जो है एक प्रोटेक्शन वारंट कोर्ट में लगाया। उसके बाद डीपी यादव के खिलाफ मकोका में केस दर्ज किया और उनको 10 दिन के रिमांड पर जो है पुलिस ने ले लिया है। अब देखने वाली बात ये होगी कि इस सट्टा रैकेट के अंदर जिसमें मकोका में इनके खिलाफ केस दर्ज हुआ और कितने लोग शामिल है, ये एक बहुत बड़ी चुकाने वाली बात है। लेकिन प्रदीप, यहाँ सवाल ये है कि दबी इस जुबान से ही सही, क्या हम ये भी माने कि जिस व्यक्ति की गिरफ्तारी हुई है और जो वजह सामने आ रही है, दिल्ली में लॉटरी का रैकेट, इसका मतलब न केवल चल रहा था बल्कि वो अपने पैर भी पसार रहा था? देखिए राजीव जी, आपने बिल्कुल सही कहा। दिल्ली में लॉटरी के अलावा जो मटके का कारोबार है, उससे मटके के कारोबार में एक दिसावर और गली, ये 3 वर्ड होते हैं। 2-3 तरीके के एक घंटे के अंदर इसके ड्रॉ खुलते हैं। इसका सारा संचालन जो है दिल्ली में दिल्ली 6 के इलाके तो होता था, जो काम बटा हुआ था, और कुछ जो इसमें जो काम था वो डीपी यादव के गुर्गों के पास था और बकायदा पुलिस के पास जो कॉल डिटेल्स है, पुलिस के पास जो सीडीआर है, वो उत्तराखंड की जेल से जो उसका संचालित हो रहा था। इसका मतलब ये है कि उत्तराखंड के जो जेल है वहां से भी कुछ लोग इसमें मिले हो सकते हैं। पुलिस के पास पुख्ता सबूत जब उनके हाथ लगे तब उन्होंने सारे सबूतों के साथ अदालत में पेश किया, प्रोटेक्शन वारंट लगाया और देन उसके बाद उनको जो है रिमांड पे 10 दिन पे लिया। प्रदीप, सवाल यह है कि उत्तराखंड में सरकार और उसका एडमिनिस्ट्रेशन कैसे चल रहा है और जेलों में वहां मोबाइल कैसे पहुंच रहे हैं और यह स्थिति कैसे है कि वहां से एक व्यक्ति पूरे के पूरे रैकेट को संचालित करे। आने वाले दिनों में इस पर भी सवाल उठेंगे। हालांकि डीपी यादव पहले सुर्खियों में रहे हैं, विवादों में रहे हैं, मुश्किलों में वो चल ही रहे थे। अब इस घटना से, इस पर्दाफाश और उनकी गिरफ्तारी से मुश्किलें और बढ़ेंगी प्रदीप श्रीवास्तव? जी बिल्कुल बढ़ेगी। साथ ही साथ डीपी यादव जो है अपने राजनीतिक पार्टियों की तरफ से अपने पैर पसार रहे थे। उनको लग रहा था कि इस बार यूपी के चुनाव में जो है वो शायद किसी से बातचीत करने के उसमें थे, लेकिन इससे पहले ही उनका ये काला कारनामा सबके सामने आ गया और मकोका में दिल्ली पुलिस ने उनको गिरफ्तार कर लिया, जो कि उनके लिए बहुत बड़ा झटका है। ऑलरेडी पहले से इनके बेटे जो है विकास यादव, वो जेसिका कांड में वो तिहाड़ जेल में उसकी सलाखों के पीछे है। अब डीपी यादव भी उसी श्रेणी में आ गए हैं। जी शुक्रिया प्रदीप इस तमाम जानकारी और बातचीत के लिए। बड़ी खबर अपने दर्शकों को एक बार फिर से हम बता दें, डीपी यादव की गिरफ्तारी हुई है, मकोका के तहत उनकी गिरफ्तारी हुई है और जैसा हमारे सहयोगी प्रदीप श्रीवास्तव हमें बता रहे थे कि दिल्ली में अवैध लॉटरी रैकेट चलाने के आरोप में उन्हें गिरफ्तार किया गया है। पुलिस के पास जो इनपुट था वो ये था कि उत्तराखंड की एक जेल से बाकायदा ये पूरा रैकेट संचालित हो रहा था। 10 दिन की पुलिस रिमांड पर डीपी यादव को भेजा गया है और दिल्ली पुलिस कई सारे खुलासों की उम्मीद कर रही है।
इस बड़ी खबर के बाद हम अपनी चर्चा पर दोबारा लौटते हैं। हमारा सवाल यह है आज के प्राइम एजेंडा में कि हमारे राजनीतिक दलों को क्या हो गया है। क्या वाकई बहुजन समाज पार्टी में आरोप तो बहुत लगते हैं, लेकिन क्या पार्टी के भीतर इस बात को लेकर चिंता है कि हम पर इस तरह की खरीद फरोख्त के आरोप लग रहे हैं? कई खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। हम एक बार फिर से पीयूष जी आपके पास आना चाहेंगे। क्या हमारे राजनीतिक दलों में अब इस बात को लेकर मौन सहमति है? ये डिबेट तो हम कर रहे हैं, ये सवाल तो हम उठा रहे हैं, लेकिन हम कोई बड़ी राजनीतिक चेतना तो नहीं देखते ना, हम कोई बड़ा राजनीतिक आंदोलन देखते हैं कि साहब फलाने राजनीतिक दल में कोई भी नेता कैसे टिकट बेच सकता है, लोग कैसे पैसे देकर टिकट खरीद सकते हैं, विधायक बन सकते हैं। हम कहीं कोई राजनीतिक चेतना नहीं देखते। क्या ये और दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति नहीं है? निश्चित रूप से देखिए, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। और जो ये आत्ममंथन जिसकी बात हम करते हैं, सभी राजनीतिक दलों को करना चाहिए अपने व्यवहार में, जिस तरह की राजनीति वो कर रहे हैं उसमें। लेकिन ये किसी भी पार्टी में आप देखिएगा कि इस तरह कोई आत्ममंथन नहीं होता है, कहीं कोई इस तरह की जागरूकता नहीं है, कोई चेतना नहीं है। एक ही एक मकसद है कि ये इनके प्रकार वो जो है सत्ता में आ जाएं, उसके लिए चाहे उनको कोई भी समझौते करने पड़े, चाहे उनको बाहुबलियों का सहायता लेना पड़े, चाहे उनको धन पशुओं का सहायता लेना पड़े, ये सारी चीज़ें होती हैं। और आज एक ही सिर्फ रह गया उनका उद्देश्य कि सत्ता में आना और उसके बाद जो है कि लूटना, जो है कि संपत्ति, जो देश की जो खजाना है उसको लूटना, जनता की गाढ़ी कमाई को लूटना और अपने ऊपर जो है मैक्सिमम जो है खर्चा करवाना और जो है कि अपने लिए सारे फायदे उठाना। यही हो गया है इस राजनीति का मकसद और राजनीतिक दलों का मकसद। उनकी लिए चेतना तो देखिए बिल्कुल शून्य है, चेतना बिल्कुल। क्योंकि अगर आप देखिए कि अगर वही उत्तर प्रदेश का हाल देखिए, जिस तरह वहाँ पे बलात्कार हो रहे हैं, जिस तरह वहाँ अपराध बढ़ रहे हैं, वहाँ का जो नेतृत्व है, वहाँ की जो सरकार है, वहाँ के जो दूसरे भी राजनेता हैं, जो जैसे बीएसपी की अगर हम बात करें तो उसने भी कहाँ आंदोलन किए। तमाम बलात्कार में दलित कन्याओं के साथ बलात्कार की तमाम घटनाएं उत्तर प्रदेश में हुई। क्या कभी बहुजन समाज पार्टी ने उसके लिए प्रदर्शन किया? जितना कि उन्होंने मायावती जी के लिए जो है उनको जब गाली दी गई तो वो सड़क पे उतर आए, कहीं उन्होंने किया अपने उन लोगों के लिए जिनको वोट बैंक बना के वो सत्ता की सीढ़ी पे चढ़ते हैं। तो ये कहीं कंसर्न किसी भी राजनीतिक दल का है ही नहीं है। उनको चाहे वो आप देखिए कम्युनल पोलराइजेशन करके उनको वोट हासिल करना हो, चाहे जातियों को जो है कि पोलराइजेशन करके या उनको एक संगठित करके वोट हासिल करना हो, और फिर जो है अपना खजाना भरना हो, अपनी जेब भरनी हो, यही मकसद हो गया है बस, और कुछ नहीं हो गया। रविदास मल्होत्रा साहब, चेतना आएगी कहां से? जब चेतना अपने आप, जब सारा कंसर्न अपने लिए, अपने परिवार के लिए सीमित हो जाएगा, तो फिर वो चेतना कहां से पैदा होगी? मल्होत्रा साहब, हमारा सवाल यह है कि ये तो ठीक है कि हम बहुजन समाज पार्टी के 2 विधायक बागी हुए, उन्होंने आरोप लगाए, मौका वो है, लिहाजा हम चर्चा कर रहे हैं। लेकिन क्या आपको नहीं लगता, बड़ी संवेदना से जवाब दीजिएगा, कि ये सभी राजनीतिक दलों के लिए बड़ी अजीब सी स्थिति है कि हमारे इस लोकतंत्र में, इस चुनावी प्रक्रिया में ऐसे हालात बन जाएं कि इस तरह के खूब आरोप लगें, लेकिन एक राजनीतिक दल दूसरे राजनीतिक दल से एकदम आंखें मूंद ले। हम कोई आंदोलन, कोई चेतना न देखें, हम कोई बयान नहीं देखें किसी विपक्षी का कि वो चुनाव आयोग जाने की बात करे। क्या हम ये मान लें तब सबकी मौन सहमति है? नहीं राजीव जी, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है। और पार्टियों में भी लोगों ने दल छोड़े हैं, लेकिन दल छोड़ने के अलग अलग कारण बताए हैं। बहुजन समाज पार्टी ने जब किसी ने पार्टी छोड़ी है तो उसने एक ही आरोप लगाया है कि मायावती टिकट बेचती है, टिकट के लिए पैसा मांगती है और बिना पैसा दिए हुए किसी को टिकट नहीं मिलता है। अब बताइए, आप एक बात कह रहे हैं कि 4 साल क्यों नहीं बोले? जब टिकट बांटने का समय आया, जब आपने पैसा मांगा, तब तो बोलेंगे। 4 साल पहले आप टिकट कहां बांट रहे थे? और 4 साल पहले जो है, जो लोग पार्टी में थे उन्होंने कहा विधायक हैं, 4 साल पार्टी में काम करेंगे तो बिना पैसा दिए हुए टिकट मिल जाएगा, इसलिए वो पार्टी में रहे। आज जब टिकट बांटने का समय आया तो उनसे आप पैसा मांग रहे हैं, और इसलिए जो लोग पार्टी छोड़ रहे हैं वो उनके विधायक हैं और ये कह रहे हैं कि हमसे पैसा मांगा गया है, इसलिए अब टिकट पार्टी छोड़ रहे हैं। तो ये आरोप एकदम सत्य है, और जो भी इसको नकारने की बात कर रहा है, इसका मतलब है वो जनता को बेवकूफ समझता है, और वो जनता को समझ रहा है, जनता समझने नहीं है। जनता इतनी होशियार है, उसको मालूम है कि बहुजन समाज पार्टी में टिकट मिलता है पैसे से, और फिर
उससे अधिक पैसा कोई और देगा तो टिकट चेंज होता है, और उसके बाद फिर टिकट किसी पैसा और दिया फिर टिकट चेंज होता है। तो जब टिकट बांटने का नंबर 5 साल के बाद आता है तब पैसा मांगा जाता है। फैजान साहब कोई जवाब है कि 4 साल क्यों नहीं कहा? फैजान साहब कोई जवाब है? बांटा जा रहा है, कोई जवाब है इस बात का? जब बांटा जा रहा है तो जवाब ये है सर, रविदास मेहरोत्रा जी ने जो बातें उठाई अभी आप लोग के सामने कि 4 साल तक वो पार्टी में रहे। मेरा सवाल एक सिंपल सा है कि जब ये विधायक थे तब उस वक्त का रेट ये क्यों नहीं बताते हैं कि हमें इतने पैसे देकर टिकट लिए? हमें यह समझ में नहीं आता है जब बहुजन समाज पार्टी किसी को टिकट अरे भाई ब्रजेश मिश्रा जी आपके पास बैठे बता तो रहे हैं कि हमें जो पैसे मांगा। अरे आप तो 2016 में बात कर रहे हैं, 2012 में जब पार्टी टिकट बांट रही थी, अब 2012 में जब पार्टी टिकट बांट रही थी ब्रजेश मिश्रा जी आपके बगल बैठे, अब वो बीजेपी में है। उस वक्त वो बीएसपी से दावेदारी करना चाह रहे थे, उनसे पैसे मांगे गए, वो बता रहे हैं आपके बगल बैठ के। फोटोग्राफी होगी, सारे के सारे लोग बहुजन समाज पार्टी के अलावा किसी अन्य नेता पर आरोप क्यों नहीं लगता? फैजान को मौका दीजिए, वो अपनी सफाई रखें। पार्टी के अलावा किसी और पार्टी पर यह आरोप क्यों नहीं लगता? क्यों नहीं लगता? पर टिकट की मंडी सजती हो। बस सौरभ जी जवाब लेते हैं, जवाब लेते हैं सौरभ जी, इनकी जिम्मेदारी जवाबदेही तय होनी चाहिए, जवाब लेते हैं कि वो उस पार्टी का नाम बताओ और उस नेता का नाम बताओ जो टिकट पैसा लेकर देता हो और बेचता हो, तो अबोध बालक भी बहुजन समाज पार्टी का नाम लेगा। फैजान साहब अब जवाब दीजिए। बड़ा प्रमाण क्या चाहिए जब मैं खुद कह रहा हूं, मैं एक मिनट में बातें, जब मैं इस बात का प्रमाण दे रहा हूं, यहां बैठ कर दे रहा हूं, पब्लिकली प्रमाण दे रहा हूं कि बिना पैसे के तो वहां पर बात नहीं होती। पहले राजा महाराजाओं की बात सुना जाता था कि जब कोई गरीब आदमी मिलने जाता तो नजराना देता था। यहां तो ये जो दलित की बात करती हैं, इनसे मिलने के लिए कोई आदमी अगर टिकट की बात करे, राजनीतिक तौर पर सक्रिय होना चाहे, तो इनके एजेंट पूरी मंडी में पूरे प्रदेश में घूम रहे कोऑर्डिनेटर के नाम से, और वो बुलाकर लेके जाते, कहते हैं पहली बार बहन जी को प्रणाम करने चल रहे हो, जय भीम कहना है तो जाओ 5 लाख रुपया ले आकर के उनके चरणों में रख दो। इससे बड़ा नजराना क्या होगा? मैं कह रहा हूं इसका जीवित ये देखिए फैजान साहब, ये स्थिति है, ये काम मैं नहीं कर पाया था। आपकी पार्टी को और आपके नेताओं को सोचना पड़ेगा, ये स्थिति है। आज की तारीख में जो कोऑर्डिनेटर आपने बना रखे हैं उन्हें एजेंट कह रहे हैं सौरभ साहब। कोई मानवीय संवेदना नहीं, सिर्फ गरीबों की गरीबी नीलाम करने का एक प्लेटफॉर्म है बहुजन समाज पार्टी। एक सवाल मैं कर रहा हूं कि नसीमुद्दीन सिद्दीकी साहब और उनके पार्टी के अन्य नेता, जब बहन जी पर कोई प्रश्न, एक बात निकल गई तो लोगों ने 12 साल की बेटी तक को नहीं बख्शा। मेरा पहला सवाल है कि बहन जी को तो इतनी बात बुरी लग गई, लेकिन एक अबोध बच्ची के लिए जो अपशब्द खुलेआम सर उस विषय पर बहुत चर्चा हो चुकी है सौरभ साहब, बहुत चर्चा हो चुकी है। हम तो अपने प्रदेश के पॉलिटिकल कल्चर और राजनीतिक दलों में क्या हो रहा है उस पर चर्चा कर रहे हैं, आनंद ले रही है जी। हम बहुत उस पर चर्चा, सौरभ साहब देखिए बहुत चर्चा उस पर हो चुकी है, इस बात को कह रही है कि उनके उस पर बहुत चर्चा हो चुकी है। और आप लोगों पर आज ताजा आरोप यह है कि आप लोग अपने नेता को संरक्षण दे रहे हैं और आपने उन्हें झारखंड में छिपा रखा है। सौरभ साहब उस पर नहीं, हम जरा फैजान साहब, सुखदेव राजभर और उनके अन्य नेताओं, ठीक सौरभ साहब होल्ड करिए, प्लीज होल्ड करिए। सौरभ साहब मेरी आवाज मिल रही है आपको? साजिश का हिस्सा है समाज को बांटने का। ठीक है, आज बहन जी हो गया सौरभ साहब, हो गया। कोई बात आ गई नहीं, अब इससे ज्यादा नहीं हो गया, नहीं हो गया, इससे ज्यादा नहीं, हम इस विषय पर चर्चा नहीं कर रहे हैं। फैजान साहब को जवाब देने दीजिए, फैजान साहब को जवाब देने दीजिए। फैजान बोलिए। मैं प्रश्न कर रहा हूं, हाँ फैजान बोलिए, जवाब चाहिए। ठीक है, जब उन्होंने पूछा था तब तो बुरा नहीं लगा। सौरभ जी हो गया सर, मैं हो गया। फैजान साहब जवाब दीजिए, डिबेट का समय निकल जाएगा। इसके पहले इन्हीं बहन जी पर इतने हो गया आरोप जब लगे, ठीक है, तो बुरा नहीं लगा। ठीक है सौरभ साहब हो गया। देखिए डिबेट का विषय वो नहीं है, फिर हमें ब्रेक पर जाना पड़ेगा, हमें फिर ब्रेक पर जाना पड़ेगा, ब्रेक पर जाना पड़ेगा अगर ये सवाल आप बार बार दोहराएंगे। ठीक है, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, शब्दों का इस्तेमाल किया ठीक, एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं। पंकज जी आ रहे हैं आपके पास, एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, तुरंत हाजिर हो रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। राष्ट्रीय उलेमा काउंसिल स्वच्छ एवं ईमानदार राजनीति का प्रतीक। एकता का राज चलेगा, मुस्लिम हिंदू साथ चलेगा। गुलामी नहीं दरबार में, अब रहेंगे सरकार में।
अधिकारों की प्राप्ति के लिए RUC के मेंबर बने। संपर्क करें। डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक तेल और कैप्सूल, घुटना, कंधा या कमर, चाहे जैसा दर्द हो, ये मुझे देता है दर्द से पूरी आजादी, एक भरपूर जिंदगी। प्रियंका भारती? हाँ। ए शारदा, विमल, हरिया, सब इधर आओ। ये प्रियंका, बहुत नाम है इनका। अपनी इज्जत और स्वच्छता की खातिर अपने लगन के दूसरे दिन ससुराल छोड़ने की हिम्मत दिखाई और अपने मर्द से शौचालय बनवाने की मांग की। सुना उसने? जब सोच और इरादा नेक हो तो सब सुनते हैं, जैसे इसके मर्द ने सुना। स्वच्छ भारत मिशन, एक कदम स्वच्छता की ओर। आप भी अपने घर में शौचालय बनवाएं और इस्तेमाल करें। जहां सोच वहां शौचालय। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत। हमें मजबूरन ब्रेक पर जाना पड़ा था। अब ब्रजेश मिश्रा जी शांत हो चुके हैं। हम पंकज तिवारी से एक सवाल पूछते हैं। पंकज जी, हमारी बड़ी चिंता को समझिए और जिम्मेदारी से जवाब दीजिए। हम किसी राजनीतिक दल के भीतर वो चेतना क्यों नहीं देखते? एक मौन सहमति जैसी स्थिति क्यों है? क्यों सिर्फ बात आरोप प्रत्यारोप तक ही सीमित रह जा रही है और खत्म? ऐसा लग रहा है जैसा जिसको चाहे वो अपने अपने राजनीतिक दल में वैसा करे। नहीं राजू जी, पूरा पॉलिटिकल सिस्टम, मान लिया बीएसपी के अंदर जो आरोप लगता है कि बीएसपी ने टिकट, तो चुनाव आयोग में या तो शिकायत कर सकता है भुक्तभोगी जिससे मांगा गया है या राजनीतिक दल। दूसरी चीज मैं ये कहना चाहता हूं कि बहुजन समाज पार्टी का जो कल्चर है कि पैसा लेके बगैर पैसा लिए, सच है कि वो बगैर पैसा लिए टिकट नहीं देते। उनका सामाजिक, किसी भी सामाजिक आंदोलन में वो भागीदारी नहीं करते, चाहे दलितों की बेटी जला दी जाए, चाहे बलात्कार हो, तो उनके ऊपर कितना भी अत्याचार हो। अगर मायावती पे उंगली नहीं उठती है तो ना तो बसपा का कोई नेता आता है, ना बसपा का कोई जवाब लेंगे फैजान, जवाब लेंगे, कोई आंदोलन करता है। लेकिन वो उन नहीं 2 मिनट राजू, बोलिए बोलिए, आप बोलिए। हम भी राजनीतिक लोगों से जो समाज के जीवन में नहीं बोलने दीजिए, पहले दिन समाज पंकज तिवारी को खत्म करने दीजिए फैजान, उसके बाद जवाब दीजिए। बात को उठाया, पंकज तिवारी को खत्म करने दीजिए, उसके बाद बोलिएगा प्लीज। लेकिन मैं उन सामाजिक आदमियों से पूछना चाहता हूं कि जब वो पहली बार बसपा के पास जाते हैं और टिकट के लिए पैसा देकर आते हैं, उसके बाद जब आरोप लगाते हैं, उन राजनीतिक और सामाजिक कार्यकर्ताओं को भी सोचना होगा कि अगर एक बार आप सौदेबाजी करके टिकट ला रहे हैं तो इसका मतलब आप उस कल्चर के साथ सम्मिलित हैं और उस कल्चर में शामिल हैं। वरना बहुजन समाज पार्टी को मैं कभी राजनीतिक दल की संज्ञा नहीं दे सकता, क्योंकि उनके यहाँ एक एडमिशन है, राजाओं की तरह सिस्टम है और वो बगैर पैसा लिए एक भी टिकट वो नहीं देती है। और आप बीएसपी का कोई भी साथी ये नहीं बता सकता कि मिशन के लोगों को बहुजन समाज पार्टी कितने टिकट देती, जो आप यहाँ भी 10 जनपद यही करता है। मिशन से जुड़े आदमियों को मायावती ने बाहर कराता है। पंकज जी, आपका भी 10 जनपद यही करता है, वहीं से तय होता है। सौरभ जी आएंगे, पहले फैजान को पूरा करने दीजिए। आएंगे मल्होत्रा साहब आएंगे, फैजान को जवाब देने दीजिए। मैं वरिष्ठ पत्रकार साहब को पहले नमस्कार पीयूष पंत जी को करना चाहता हूं और उन्हें जो चेतना की बात कहे हैं उस पर बहुत गंभीरता से इस बात को उठाना चाहता हूं कि राज्यसभा में सत्र के पहले दिन ही जब आप लोग कह रहे हैं कि इस बात को दलितों पे जहां पे होता है और बहन जी पे जब लगा तो इतना बड़ा धरना प्रदर्शन हो गया, पहले दिन ही सत्र के ऑन रिकॉर्ड है सर राज्यसभा में कि बहन जी ने दलितों पे जो चुनावी साल होने की वजह से, हरियाणा में हुआ, चुनावी साल होने की वजह से आरोप लग रहा है। दलितों की चुनावी साल होने की वजह से सड़क पे कहा मायावती पे उंगली उठाकर सड़क पे एक एक करके दौलत की तरफदारी करने एक एक मल्होत्रा साहब आएंगे एक एक करके। दलित शब्द है, दलित में तीनों शब्द द और ला और मैं पहली बात कह रहा हूं, लेकिन मात्रा बदल गई। हमारी पार्टी इकलौती पार्टी है पूरे हिंदुस्तान में जो दलितों की माइनॉरिटीज की बात अक्सर सौरभ जी सुन लीजिए, देखिए फैजान को सुन लीजिए, हमारे पार्टी फैजान को सुन लीजिए सौरभ जी, फिर जवाब दीजिएगा, कमेंट करिएगा। को श्रेय जाता है कि बहन जी अगर आज जीवित है और जनता के बीच में देश में जीवित है, वो बहुजन समाज पार्टी
की बात दब जाए इस देश में। पर मैं उसको बता दूं कि हिंदुस्तान में हमारी बहन जी को दबाने की कोशिश आज से नहीं वर्षों से हो रही है, और कोई उन्हें आज तक दबा ना पाया है, ना दबा सकेगा। बहन जी की दलितों की लड़ाई चलती रहेगी। आप लाख मुद्दा को इधर से सारा पॉलिटिकल कल्चर ये हो कि कुछ मत सुनो और सिर्फ एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप करो। आप पर एक आरोप लगे, आप दूसरे पर दो आरोप लगा दो, हमारे भूल गए। ये जहां को मुख्यमंत्री बनाने का काम किया था, बस ठीक है, ब्रह्मदत्त द्विवेदी ने, ठीक, जिस ब्रह्मदत्त द्विवेदी ने समाजवादी पार्टी के चंगुल से इनको बचाया था, उसकी कृतज्ञता उनके सामने है। हम एक कमेंट मल्होत्रा साहब से ले लें। ठीक है सौरभ जी, सर हो गया। देखिए पिछली बार भी हमें इसीलिए ब्रेक पर जाना पड़ा था। सौरभ जी हो गया, भाई सुनिए भी, दूसरों को भी तो मौका दीजिए, सुनिए। एक 12 साल की बच्ची, एक अबोध बच्ची के अब शब्दों ओहो मल्होत्रा साहब, जिन शब्दों का इस्तेमाल मल्होत्रा साहब नहीं बोल पाए हैं। पीयूष जी से हमें कमेंट लेना है। सौरभ जी नॉन स्टॉप मत बोलिए डिबेट में, ले लीजिए, दूसरों को भी मौका दीजिए। 2017 के चुनाव में ये प्रदेश की जनता बता देगी। अब ऐसे डिबेट कैसे चले? बता देगी। ठीक है, ऐसे तो डिबेट नहीं हो सकती। बिक्री की मंडी खत्म हो जाएगी। मल्होत्रा साहब शुक्रिया हमारी डिबेट में जुड़ने के लिए। सौरभ साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, सारा समय आज आप ही को चला गया। पंकज जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और फैजान साहब चिंता जरूर करिएगा, ये बात पार्टी की सुप्रीमो तक और दूसरे नेताओं तक पहुंचाइएगा, क्योंकि कतई राजनीतिक सेहत के लिए अच्छा नहीं है। अंदाजा लगाइए कि इससे माहौल कैसा बनेगा। पीयूष जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद स्टूडियो आने के लिए। आज का प्राइम एजेंडा यहीं तक, आप लोग कहीं जाइएगा नहीं, खबरें जा रही हैं।